हेलो फ्रेंड्स। आप हमेशा ये जानना चाहते थे कि ऐसे कौन से मेन डॉक्यूमेंट्स हैं एक्सपोर्ट के जिसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, जिसके लिए आपको इधर उधर दौड़ना ना पड़े, पूछना ना पड़े। आपको उनका सिग्निफिकेंस, उसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी ही चाहिए अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं। तो आज इस विजय एक्सपोर्ट्स मास्टरी चैनल जो मेरा यूट्यूब पे है, जिसपे मैं एक्सपोर्ट से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस अपने वीडियो ब्लॉग पे लेके आता रहता हूं। आज मैंने ये सोचा है कि मैं आपको 13 एक्सपोर्ट शिपिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही जरूरी है, जिसके बारे में हर एक्सपोर्टर को कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरे अगर इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड के बारे में समय समय पे लेके आता रहता हूँ, और देश विदेश के बारे में काफी अच्छी वीडियोस मैं इस चैनल पे लेके आता हूँ, जिससे आपकी नॉलेज में काफी इजाफा होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जिसमें मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो एक्सपोर्ट शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी समरी में आपको बताऊंगा। 13 एक्सपोर्ट शिपिंग डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी ही चाहिए। और इससे आपको एक चीज और समझ में आएगी कि डॉक्यूमेंट्स की प्लानिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है हर एक्सपोर्टर के लिए। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है उसको बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। तो ये जो परफॉर्मा इनवॉइस है, ये कमर्शियल इनवॉइस जैसा दिखता है, पर एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। और इसमें डिटेल्स जो होती हैं, जैसे बायर और सेलर के बारे में डिटेल होती हैं, डिस्क्रिप्शन, गुड्स की जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन है, और जहां तक हो सके ITC-HS कोड भी इसमें डाल देना चाहिए, जिससे कि कोई डाउट ना रहे, बायर और सेलर के बीच में कोई भी डाउट ना हो। और आगे इनवॉइस में, कमर्शियल इनवॉइस में भी इसका काफी यूज है। बहुत इंपॉर्टेंट कोड होता है ये, आप जानते हैं, कस्टम्स इस कोड के बिना कुछ काम नहीं कर पाता है। तो इसके अलावा परफॉर्मा इनवॉइस का जो पर्पज है, आप लेटर ऑफ इंक्वायरी जो आपको मिलती है, जो बायर भेजता है, उसके बेस पे आप कोट करते हैं, तो प्राइस आपको इसमें डालना होता है परफॉर्मा इनवॉइस के अंदर। इसके अलावा पेमेंट टर्म्स जो आप प्रपोज करते हैं, जो आप चाहते हैं कि पेमेंट टर्म्स आपको एक्सेप्टेबल है, जो आप बायर को बताना चाहते हैं, उसको, पेमेंट टर्म्स को आप परफॉर्मा इनवॉइस में डालें। वो आगे एग्री करे ना करे वो उसकी प्रॉब्लम है, वो बाद में हम देखेंगे कि वो नेगोशिएट क्या करता है पेमेंट टर्म्स के बारे में। डिलीवरी डिटेल्स, और इसमें इनको टर्म्स के बारे में भी आप अपनी जो चॉइस है वो जरूर दें, क्योंकि पेमेंट टर्म्स भी आपकी उसी के ऊपर बेस्ड होगी, इनको टर्म्स के बेस पे। और कॉन्ट्रैक्ट की करेंसी आप क्या रखना चाहते हैं, इंडियन रुपीज रखना चाहते हैं, डॉलर रखना चाहते हैं, येन रखना चाहते हैं। आप कोशिश कीजिए कि इंडियन रुपीज ही रखें। आप प्रपोज इंडियन रुपीज ही कीजिए, क्योंकि इससे आपका जो फ्लक्चुएशन रिस्क है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क है, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद बायर माने या ना माने वो बात की बात है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि परफॉर्मा इनवॉइस में उसकी डेट, जिस दिन आपने इशू किया है, उसके अलावा उसकी एक्सपायरेशन डेट जरूर डालें, क्योंकि समय समय के साथ सिचुएशन चेंज होती रहती है। अब परफॉर्मा इनवॉइस आज वैलिड है, कल वैलिड हो नहीं हो, आप उस कोड को रिवाइज करना चाहें, तो इसलिए एक एक्सपायरी डेट जरूर डालें। बायर भी अपना समय लेता है डिसाइड करने में, परफॉर्मा इनवॉइस के बेस पे वो डिसाइड करेगा कि आपकी कोटेशन उसको एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो ये परफॉर्मा इनवॉइस के बारे में आपको नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने एक सैंपल कॉपी परफॉर्मा इनवॉइस की, मैं आपको एक लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसकी कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं परफॉर्मा इनवॉइस की, जिससे आपको एक मालूम पड़ेगा कि किस टाइप की होती है ये परफॉर्मा इनवॉइस। फ्रेंड्स, दूसरा जो डॉक्यूमेंट है, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है कमर्शियल इनवॉइस। जब आपकी परफॉर्मा इनवॉइस के बेस पे बायर एक्सेप्ट कर लेता है कोटेशन, और वो परफॉर्मा इनवॉइस के बेस पे जो भी टर्म्स नेगोशिएट करता है, टर्म्स ऑफ सेल्स जो भी नेगोशिएट करता है, उसके बेस पे जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, उसके बेस पे आपको कमर्शियल इनवॉइस बनानी होती है। काफी सिमिलर होती है, परफॉर्मा इनवॉइस जैसी होती है, पर इसमें काफी अपडेटेड डिटेल्स होती हैं, जैसे परचेज ऑर्डर नंबर है या कोई सेल्स कॉन्ट्रैक्ट नंबर है, तो वो आप इसमें कमर्शियल इनवॉइस में डाल सकते हैं। LC नंबर कोई है तो वो भी डाल सकते हैं। जो भी नई इंफॉर्मेशन मिली है, या टर्म्स ऑफ पेमेंट या डिलीवरी में कोई चेंजेस आई हैं, तो वो आप सारी चीजें इस पे डाल सकते हैं। तो ये परफॉर्मा इनवॉइस जैसे लगती है, पर इसमें काफी अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती है। और एक बात समझने की है कि कमर्शियल इनवॉइस जो होती है, उसके अंदर मोस्ट डिटेल्स होती हैं ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन जो होने वाली है,
स्टार्ट से लेके फिनिश तक। यानी कि ये एक तरह का जो है कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट की समरी की तरह काम करता है। इसीलिए कमर्शियल इनवॉइस की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, और ये जितनी भी शिपमेंट एक्सपोर्ट की जाती है उसके साथ ये कमर्शियल इनवॉइस जरूर जाती है। और इसके अलावा जो कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो डिपेंड करता है कि टर्म्स ऑफ सेल्स क्या है। इंश्योरेंस डिटेल्स, जैसी भी अपडेटेड इंश्योरेंस डिटेल्स हैं वो इसमें होती है, जो जनरली परफॉर्मा इनवॉइस में नहीं होती। ऑब्वियसली परफॉर्मा इनवॉइस के टाइम पे आपने कोई इंश्योरेंस की, सिर्फ आपने एक प्रपोजल दिया होगा, आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई नंबर या कोई डिटेल नहीं होगी, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप इस पे डाल सकते हैं और डालते भी हैं। अगर टर्म्स ऑफ सेल्स ऐसी हैं जिसमें इंश्योरेंस आपको ही लेनी है, तो आप वो डिटेल आपको डालनी पड़ेगी इसमें। थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं पैकिंग लिस्ट। पैकिंग लिस्ट काफी हद तक कमर्शियल इनवॉइस जैसी होती है, पर इसमें प्राइस वगैरह के बारे में कोई डिटेल नहीं होती, वैल्यू के बारे में डिटेल नहीं होती। इसमें काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है शिपमेंट के बारे में, पैकिंग के बारे में, बॉक्सेस के बारे में। तो इसका जो पर्पज होता है, ये फ्रेट फॉरवर्डर की हेल्प के लिए होता है मेनली, जिससे कि वो बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर पाए इसके बेसिस पे। इसके अलावा बैंक भी इसको कई बार मांगता है। जब एलसी के बारे में, जो एलसी के जो डॉक्यूमेंट आप जमा करेंगे, पेमेंट की बात आती है, तो पेमेंट रिलीज करने से पहले बैंक पैकिंग लिस्ट इसलिए मांगता है कि उसको ये मालूम पड़ जाता है कि उसको अपने बैंक में बैठ के ये मालूम पड़ जाता है कि आपने क्या माल भेजा है, कैसी डिटेल है उसकी, क्या पैकिंग है, किस टाइप की, कोई हजार्डस पैकिंग है, क्या है, सारी डिटेल्स पैकिंग लिस्ट में होती है। तो बैंक जनरली पैकिंग लिस्ट जरूर मांगेगा, उससे पहले वो पेमेंट रिलीज नहीं करेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, कस्टम्स को भी इसकी जरूरत पड़ती है पैकिंग लिस्ट की। इट रिक्वायर्स दिस पैकिंग लिस्ट टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई सर्टेन पैकेट्स फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए। तो कस्टम्स को अगर फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, तो बिना पैकिंग लिस्ट के वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि किस बॉक्स को खोले एग्जामिनेशन करने के लिए। तो ये कस्टम्स भी इसको डिमांड करता है। और देखा जाए तो पूरी पूरी जो शिपमेंट की आइडेंटिफिकेशन है वो कमर्शियल इनवॉइस तो करती है, पर अगर हम शिपमेंट की फिजिकल डिटेल्स के बारे में बात करें तो इसकी आइडेंटिफिकेशन पैकिंग लिस्ट से होती है। तो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे नेट वेट कितना है पूरी शिपमेंट का, ग्रोस वेट कितना है पूरी शिपमेंट का, डायमेंशंस बॉक्सेस की क्या है, अगर सारे बॉक्सेस सेम हैं या अलग अलग हैं तो डिटेल अलग अलग आएंगी। 10 बॉक्स सेम डायमेंशन के हैं तो उसको आप 10 लिख के एक डायमेंशन लिख दीजिए, और बाकी कोई 20 बॉक्सेस ऐसे हैं जो कि डिफरेंट टाइप के हैं या डायमेंशन के हैं तो उसको आप अलग से लिखिए। तो ये सारी चीजें अलग अलग से, यूनिट्स भी इसके अंदर लिखी होती हैं, डजन है, पीसीज हैं, ये सब चीजें अलग अलग जो आपने डिफरेंसेस हैं बॉक्सेस में, और जो कंपोजिशन है आपके शिपमेंट की उसमें। इसके अलावा मार्किंग्स, क्या आपकी कोई स्पेशल मार्किंग है जिससे कि गुड्स को आइडेंटिफाई किया जा सके, आपके अपने जो गुड्स हैं। इसमें यह भी बताना पड़ेगा कि ये पूरा फुल कंटेनर लोड है, एफसीएल है या एलसीएल है, लेस देन कंटेनर लोड है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। फ्रेंड्स, फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है एक्सपोर्ट का, जिसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ज्यादा से ज्यादा जो कंट्रीज हैं, इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं, वो सर्टिफिकेट ओरिजिन मांगती ही मांगती हैं। उसका पर्पस क्या होता है कि वो ये इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि ये माल एक्चुअली में कहाँ पे बना है, उसकी ओरिजिन कहाँ है। तो ये ज्यादातर लोकल गवर्नमेंट्स हैं, स्पेशली जो कस्टम्स है, बॉर्डर कंट्रोल है, वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जरूर मांगेगा। जनरली इट इज साइंड बाई अ सेमी गवर्नमेंट और ऑफिशियल एजेंसी, जैसे लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं इंडिया के, जो डिफरेंट लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, वो साइन करके दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से मिल जाती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आज के समय में ये जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि कोई व्यक्ति वेट नहीं करना चाहता, कोरियर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोरियर का खर्चा नहीं उठाना चाहेगी, कोई इतना टाइम किसी के पास नहीं है। तो आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और ये, इसको हम नॉर्मल या ऑर्डिनरी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी बोलते हैं, क्योंकि कुछ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बड़े स्पेशल होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, यानी कि कंट्री स्पेसिफिक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। अब ये कंट्री स्पेसिफिक क्या होते हैं? ये स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होती है जो जनरली बाइलेटरल या मल्टीलेटरल एग्रीमेंट
जो कंट्रीज के बीच में होते हैं उसके बेस पे होते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं इंपोर्टर को, ड्यूटी कंसेशन मिलती है, इसलिए इसको अलग से रखा जाता है, स्पेशल होता है। जो नॉर्मल सीईओ होता है उसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंस प्राइस के वजह से नहीं होती, वो सिर्फ एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है। पर इसके अंदर इंपोर्टर को फायदा होता है इस वाले सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में, जो कंट्री स्पेसिफिक होता है, क्योंकि ये किसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बेस पे होता है बिटवीन टू कंट्रीज या थ्री कंट्रीज, जैसे यूएसए, कनाडा और मेक्सिको के बीच में जो नाफ्टा एग्रीमेंट जिसे पहले बोलते थे, अब नाम चेंज हो गया उसका, तो उसके बेस पे जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है कंट्री स्पेसिफिक होते हैं वो, तो उस पर ड्यूटी कंसेशन क्या, वो तो पूरा फ्री इंपोर्ट ड्यूटी टोटली वेव होती है, तो उसके बिना होगी नहीं इस सर्टिफिकेट ओरिजिन के अलावा। इसके अलावा कंसेशन मिलते हैं मल्टीलेटरल एग्रीमेंट, जैसे जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जिसमें जो अमीर कंट्रियां हैं वो गरीब कंट्री से जो माल आता है उस पर ड्यूटी कंसेशन देते हैं, तो वो इसके लिए जीएसपी सर्टिफिकेट साथ में शिपमेंट के साथ बहुत जरूरी है लगाना। बैंक जो एलसी है वो भी डिमांड करेगी, क्योंकि बायर को, इंपोर्टर को इसमें फायदा है, क्योंकि उसको ड्यूटी कम देनी पड़ेगी। तो ये जनरली अलग से मिलता है आपको, जो कि स्पेशल गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट एजेंसी इशू करती है। तो हर कंट्री में अलग अलग एजेंसीज हैं जो डिफरेंट टाइप्स के इस तरह के जो स्पेसिफिक कंट्री स्पेसिफिक हैं सीओ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन को इशू करती है। कई बार कंसुलेट और एम्बेसी भी ये करती है ये काम। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में आप एज ए एक्सपोर्टर आपको काफी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ फ्री सेल। ये हर शिपमेंट में रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हर प्रोडक्ट में रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसकी रिक्वायरमेंट जनरली सर्टेन स्पेसिफिक आइटम्स, जैसे फूड आइटम्स हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, बायोलॉजिक्स हैं, इन जगहों पे इन तरह के जो आइटम्स होते हैं, जो सेंसिटिव आइटम होते हैं, उसके अंदर जरूरत पड़ती है। सेंसिटिव का मतलब यह है कि जिनके अंदर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इशू होता है, यानी कि फ्री सेल तो तभी होगी जब कोई परमिशन आपको मिलेगी। किसी का अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है तभी तो, अगर उसका परमिशन नहीं होगा तो आप कैसे फ्री सेल करेंगे, तो उसका ये इसका पर्पज होता है। तो इसका जो पर्पज है ये अलाउ करना होता है लीगल और फ्री सेल, जो स्पेसिफिक गुड्स हैं ओपन मार्केट में वो बिक सके। नहीं तो फिर फायदा नहीं है ना, इंपोर्टर अगर माल खरीद रहा है तो अगर वो बेच ही नहीं पाएगा तो उसको खरीदने का फायदा क्या है। तो इस तरह का सर्टिफिकेट कुछ आइटम्स में जरूरी होता है। जनरली इस तरह का जो सर्टिफिकेट है ये गवर्नमेंट जो अप्रूव्ड एजेंसीज होती हैं या गवर्नमेंट एजेंसी होती हैं, ओरिजिनेटिंग कंट्री या मैन्युफैक्चरिंग कंट्री जहां पे मैन्युफैक्चर होता है, वो देती है ये। और कई बार मैन्युफैक्चरर भी इशू करता है, मैन्युफैक्चरर एक ओपन सर्टिफिकेट इशू करता है कि भाई उसका माल कोई भी सेल कर सकता है, कोई भी होलसेलर या इंपोर्टर या ट्रेडर सेल कर सकता है। तो बायर जनरली इसको रिक्वेस्ट जरूर करेगा सेलर से, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है, नहीं तो वो माल नहीं बेच पाएगा। इसको कई बार सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपोर्ट भी बोलते हैं या सर्टिफिकेट टू फॉरेन गवर्नमेंट भी बोलते हैं इसको। तो इसके अलग अलग नाम होते हैं, पर पर्पज यही होता है कि वो माल बिक सके और उसकी परमिशन होनी चाहिए बिकने की। जनरली जो बायर मांगता है इस सर्टिफिकेट को, उसका पर्पज ये होता है कि जिससे कि वो अगर प्रोडक्ट नया है उसकी मार्केट के अंदर, उसको वो रजिस्टर कर पाए अपनी कंट्री के अंदर, यानी कि फॉरेन कंट्री के अंदर, और वो माल बेच पाए। तो जो इंपोर्टिंग कंट्री है उसकी कस्टम भी कुछ स्पेसिफिक आइटम में उसकी डिमांड कर सकती है और करेगी, क्योंकि वो भी ये चाहेगी कि माल वही आए जो जो माल यहाँ बिक सकता हो उस कंट्री में। तो वहां की जो लोकल कस्टम्स है, बॉर्डर कंट्रोल है, वो भी इस सर्टिफिकेट को मांगते हैं। इसके बाद जो बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसके बारे में आपको शिपिंग डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट के लिए मालूम होना चाहिए, उसको बोलते हैं शिपर्स लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन, एसएलआई इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो इसका जो बेसिक जो मुद्दा है, इसका जो पर्पज है, वो फ्रेट फॉरवर्डर के लिए होता है, जिससे कि उसको हेल्प हो सके। फ्रेट फॉरवर्डर को क्या मैं बताऊंगा कैसी हेल्प मिलती है। तो ये फ्रेट फॉरवर्डर को हेल्प करने के लिए होता है। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन टू सक्सेसफुली मूव गुड्स अक्रॉस बॉर्डर्स, यानी कि हेल्प ये करता है कि जो फ्रेट फॉरवर्डर है आपके माल को बॉर्डर कंट्रोल के थ्रू एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जा सके, मूव कर सके। इट वर्क्स लाइक ए कवर मेमो फॉर ऑल एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड टू डिफरेंट अथॉरिटीज, यानी कि जितने भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उस शिपमेंट से रिलेटेड, उसके कवर मेमो की तरह काम करता है। पर्पज इसका फ्रेट फॉरवर्डर से ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर एक लिमिटेड पावर ऑफ अटॉर्नी भी होती है, यानी कि फ्रेट फॉरवर्डर आपके बिहाफ पे साइनिंग अथॉरिटी, यानी कि वो लिमिटेड कुछ पर्पस के लिए वो साइन कर पाए। आपकी इनवॉइस है या स्पेशली जो
ईडीआई फाइलिंग है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरफेस जिसे बोलते हैं, और यूएसए में उसको ऑटोमेटेड एक्सपोर्ट सिस्टम एईएस बोलते हैं। तो फ्रेट फॉरवर्डर आपके डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर पाए, ये जो पावर है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, जो लिमिटेड पावर अटॉर्नी है, इस एसएलआई के बेस पे ही मिलती है। तो इसका मैंने पर्पज यही बताया कि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग वाला केस हो तो, स्पेशली एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन के लिए, यानी कि फाइलिंग ऑफ द एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन, जिसको शिपिंग बिल भी बोलते हैं। तो इसके बारे में बताऊंगा मैं अभी आपको इस वीडियो के अंदर। तो ये मैंने आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट 13 डॉक्यूमेंट्स में से जो एक नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसको बोलते हैं इनलैंड बिल ऑफ लेडिंग। जनरली इसके बारे में बात नहीं होती, क्योंकि बिल ऑफ लेडिंग जो मेन बिल ऑफ लेडिंग होता है, जो बायर मांगता है, उसी के बारे में बात करते हैं। पर इसके अलावा एक इनलैंड बिल ऑफ लेडिंग भी हो सकता है, यानी कि अगर आपके गुड्स, जो आपकी फैक्ट्री है वो लैंडलॉक्ड है, यानी कि समुद्र से दूर है या एयरपोर्ट से दूर है, तो उसकी जो मूवमेंट होगी एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर, विद इन द कंट्री, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अंदर जो मूवमेंट है, इनलैंड मूवमेंट जो है, उसके लिए बिल ऑफ लेडिंग, जिसको इंडिया में बिल्टी भी बोलते हैं, और वैसे जो उसका टेक्निकल नाम है उसको इनलैंड बिल ऑफ लेडिंग बोलते हैं। ये बायर की, जनरली बायर नहीं मांगता है, कुछ केसेस में जहां पे कंप्रेहेंसिव मूवमेंट ऑफ द कार्गो है उसमें जरूरत पड़ सकती है बायर को भी, पर जनरली बायर नहीं मांगता है। तो ये जो है, ये जो इनलैंड बिल ऑफ लेडिंग है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरियज बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड द शिपर। तो जो शिप कर रहा है, जो मूव कर रहा है गुड्स को, उसके बीच में जो जो कंपनी, जो कैरियर है, जो आपका माल इनलैंड मूव कर रहा है, उसके और एक्सपोर्टर के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट कैरियर है। इसकी कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जितने भी मैं डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, ज्यादातर डॉक्यूमेंट की मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस सैंपल कॉपी को। तो ये मैंने जैसे बताया कि बायर को जनरली जरूरत नहीं पड़ती है इसकी। बायर को जिसकी जरूरत पड़ती है जनरली, उसको बोलते हैं ओशन बिल ऑफ लेडिंग, जो मेन बिल ऑफ लेडिंग है अगर सी शिपमेंट है। तो एयर में बिल होता है एयर में, पर जो सी शिपमेंट है, जनरली मैक्सिमम मेजोरिटी जो एक्सपोर्ट होता है वो सी से होता है, तो ओशन बिल ऑफ लेडिंग, इसको मराइन बिल ऑफ लेडिंग भी बोलते हैं, और इसको मेन कैरियर बिल ऑफ लेडिंग भी बोलते हैं। मेन ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है ये। बायर मोस्ट ऑफ द केसेस में इसकी बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि बायर को इसके बिना माल वहां पे अपनी कंट्री में नहीं मिलेगा, जो मेन कैरियर है वो नहीं दे पाएगा इसके बिना, शिपिंग कंपनी। तो ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जनरली होता है, कंसाइनी नेम्ड अगर नहीं हो, नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट अगर हो, नेगोशिएबल हो बिल ऑफ लेडिंग, तो ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है। तो जैसे मैंने बताया, दो तरह का हो सकता है, नेगोशिएबल या नॉन नेगोशिएबल। नॉन नेगोशिएबल होता है कंसाइनी नेम्ड, यानी कि स्ट्रेट बिल ऑफ लेडिंग, यानी कि किसी एक व्यक्ति के नाम से है, एक कंपनी के नाम से है, तो आपने बिल ऑफ लेडिंग दे दिया, वही कंपनी उसको क्लेम कर पाएगी। पर नेगोशिएबल के अंदर ऐसा नहीं होता है। नेगोशिएबल में किसी कंसाइनी का नाम नहीं होता है, जिसके हाथ में होता है, वो जो भी उसको पोजेस करता है, वो उसका मालिक होता है। जो जैसे इसका पर्पस क्या होता है नेगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग का, अगर बैंक को आपने दिया है, बैंक ने पेमेंट करी है, तो बैंक तब तक बायर को नहीं देगा वो बिल ऑफ लेडिंग जब तक उसकी पेमेंट नहीं हो जाएगी। तो वो जो डॉक्यूमेंट होगा, जो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट होगा, वो नेगोशिएबल होना चाहिए, यानी कि बैंक नेगोशिएट कर सके, बायर से पेमेंट ले ले, उसके बाद ही दे, और एनओसी दे दे, उसके बेस पे ही, बिल ऑफ लेडिंग के बेस पे ही बायर माल को छुड़ा सके। तो ये मेन एलसी डॉक्यूमेंट होता है। तो ओशन बिल ऑफ लेडिंग की एक कॉपी, सैंपल कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर। और अगर शिपमेंट बाई एयर है, तो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट को बोलते हैं एयरवे बिल। एयरवे बिल बिल ऑफ लेडिंग जैसा नहीं होता है। तो एयर वाले केस में जो एयरवे बिल इशू होता है, वो सिर्फ रिसीट होती है गुड्स की। ये कंसाइनी नेम्ड ही होता है, नॉन नेगोशिएबल होता है, क्योंकि एयर के अंदर माल इतनी जल्दी फास्ट पहुंचता है कि जब तक ओरिजिनल एयरवे बिल आप भेजोगे, तब तक वो माल वहां पहुंच चुका होगा, वहां पे डैमरेज लगनी शुरू हो जाएगी। और एयरपोर्ट के पास अगर ये सिस्टम नहीं बनाएंगे, तो वहां पे बहुत जबरदस्त कंजेशन हो जाएगी। तो इसलिए एयरवे बिल को कभी भी नेगोशिएबल नहीं बनाया जाता है। ये कंसाइनी नेम्ड होता है। इसकी फैक्स कॉपी या ईमेल कॉपी या सिर्फ एयरवे बिल नंबर से भी माल छुड़ाया जा सकता है, अगर जो आदमी माल छुड़ा रहा है वो बोनाफाइड आदमी है, उसके नाम से एयरवे बिल इशू हुआ है। तो शिपिंग लाइन के पास पावर होती है, वो माल आई कार्ड देख के, उसकी आइडेंटिटी देख के उसको दे सकती है। अगर एयरवे बिल की कॉपी हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये नेगोशिएबल नहीं है। तो ये सिस्टम एयर में होता है, इसलिए एयर में आपको काफी केयरफुल तरीके से एक्सपोर्ट करना पड़ता है, इसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और
इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, 13 डॉक्यूमेंट्स में जो बता रहा हूं आपको इस वीडियो के जरिए, वो नेक्स्ट जो है उसको बोलते हैं डेंजरस गुड्स डॉक्यूमेंट या फॉर्म्स। तो कुछ गुड्स जो डेंजरस नेचर के होते हैं उसमें इस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। जनरली ये सेफ्टी के लिए होता है, एयरक्राफ्ट की या शिप की सेफ्टी के लिए होता है। तो IATA जो इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, IATA, वो इसकी रिक्वायरमेंट बताती है, इसके बिना वो माल आप डेंजरस एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, या इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये उनकी रिक्वायरमेंट है डेंजरस गुड्स डॉक्यूमेंट इश्यू करने की, यानी कि एक्सपोर्टर इश्यू करता है, यानी कि डिक्लेरेशन है ये कि मेरा जो सामान है वो डेंजरस है। रिक्वायर्ड फॉर शिपिंग डेंजरस एंड हजार्डस गुड्स, शिपर्स डिक्लेरेशन होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया डेंजरस गुड्स की। तो इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप ये डिक्लेयर करते हो कि आपने स्पेशल पैकिंग करी है, जिससे कि आपके माल की वजह से दूसरे का माल खराब ना हो। तो ये IATA और IMO की बहुत स्पेशल रिक्वायरमेंट है, इस डॉक्यूमेंट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसकी कॉपी मैं आपको मैंने नहीं दी है, ये कॉपी आपको मिल जाएगी, आप थोड़ा सर्च करेंगे IATA या IMO की वेबसाइट से मिल जाएगी। इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको कोई बायर्स को कोई मतलब नहीं होता इस डॉक्यूमेंट से, ये रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट है हर कंट्री में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एक्सपोर्ट्स डिक्लेरेशन। यानी कि आप जो अपनी लोकल कस्टम्स है, जब आप माल को अपने एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उनको आप डिक्लेयर करेंगे कि आप ये माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एडवांस में डिक्लेयर करेंगे। तो इसको शिपिंग बिल भी बोलते हैं और बिल ऑफ एक्सपोर्ट भी बोलते हैं इसको। तो ये जनरली इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किया जाता है, जैसे इंडिया में उसको EDI बोलते हैं, यूएसए में इसको AES बोलते हैं, ऑटोमेटेड एक्सपोर्ट सिस्टम। नॉर्मली ये CNF एजेंट या फ्रेट फॉरवर्डर फाइल करता है, इसको शिपिंग बिल जैसे मैंने बताया बोलते हैं, और इसको GR फॉर्म भी बोलते हैं अगर ये नॉन EDI फाइलिंग हो, यानी कि नॉन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग अगर आप कर रहे हैं तो इसको GR फॉर्म भी बोलते हैं। पर GR फॉर्म जो होता है गारंटी रेमिटेंस फॉर्म होता है, तो ये बेसिकली एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी होती है एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन की। तो एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन जो इलेक्ट्रॉनिक होती है उसमें ऑटोमेटिकली एक एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी बन जाती है, तो इसमें आपको अलग से GR फॉर्म देने की जरूरत नहीं है। कस्टम्स डिक्लेरेशन कॉपी होती है, मेन कॉपी होती है, 2 कॉपी एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी होती है, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, और एक पोर्ट ट्रस्ट की कॉपी होती है, वो भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। यानी कि आप जब फाइल करते हैं इस एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन को तो ये सारी कॉपी बन जाती हैं, और जब आपका माल एक्सपोर्ट हो जाता है तो आपको साइंड कॉपी, सर्टिफाइड कॉपीज मिल जाती हैं, जिसकी आपको बहुत जरूरत होती है आगे बैंक से डील करने के लिए या पोर्ट से डील करने के लिए, या RBI इंडिया के केस में सेंट्रल बैंक्स जो होते हैं वर्ल्ड के, वो ये एक्सचेंज कंट्रोल जो करते हैं, तो एक्सचेंज कंट्रोल के पर्पस के लिए ये कॉपी मांगते हैं। बैंक भी मांगेगा, बैंक रेमिटेंस आने के बाद उस कॉपी को मैच करेगा RBI कॉपी के साथ। तो ये सारी की सारी कॉपियां जो है इलेक्ट्रॉनिक में ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती हैं एक ही डिक्लेरेशन से, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन। अच्छा, इस एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन के बारे में अगर हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस करें तो जैसे मैंने बताया कि इसकी मेन रिक्वायरमेंट कस्टम से स्टार्ट होती है। तो इसमें गुड्स की जो डिटेल्स होती हैं वो होती हैं, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो काम है कस्टम को, बहुत इंपॉर्टेंट है गुड्स के डिस्क्रिप्शन के अलावा ITC HS कोड, इंटरनेशनल ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज सिस्टम, जो कोड है इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल कोड होता है। तो ये हर कस्टम, जितनी भी वर्ल्ड की कस्टम्स हैं, वो ये इस कोड के बेस पे ही समझते हैं कि आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर रहे हो, किस कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, समुद्र से जा रहा है या बाई एयर जा रहा है, ये सारा इसमें लिखना होता है। ऑल्सो कॉल्ड बिल ऑफ एक्सपोर्ट, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसमें फ्रेंड्स एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन के अंदर ये बात आपको स्पेसिफाई करनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसके लिए अलग अलग फॉर्म होते हैं, अलग टाइप की एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म होते हैं। अलग अलग से मालूम पड़ता है कि या जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं सामान या ड्यूटीएबल है या ड्यूटी फ्री है, इसे स्पेसिफाई अलग अलग एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी। अगर ड्यूटेबल है तो अलग करनी पड़ेगी, अगर ड्यूटी फ्री है तो अलग करनी पड़ेगी। अगर ड्यूटी फ्री है, अंडर बॉन्ड है, यानी कि आपने बॉन्ड फाइल किया है, कुछ जो गवर्नमेंट को पेमेंट करनी थी जो टैक्सेस की, उसके लिए अगर आपने बॉन्ड फाइल किया हुआ है तो ये आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, जिससे ही कस्टम को मालूम हो कि ये वाला केस है, या फोर्थ केस है जिसके अंदर गुड्स है अंडर क्लेम ऑफ ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक। इसका पर्पस क्यों होता है कि अगर जैसे आप डिक्लेयर करेंगे कि ये गुड्स ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको जो कॉपी मिलेगी उससे आप ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, यानी कि आपकी जो ड्यूटीज आपने पे की हुई हैं उसके इनपुट्स के अंदर वो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद सबसे लास्ट में जिस डॉक्यूमेंट की आपको बहुत ही जरूरी नॉलेज होनी चाहिए उसको बोलते हैं बैंक ड्राफ्ट या बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसको डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन भी बोलते हैं,
इट इज अटैच्ड विद ऑल कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स एंड कवर लेटर जो आप बैंक को देते हो, कंप्लाइंट डॉक्यूमेंट जिसे बोलते हैं, डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंट करते हो आप एलसी के अगेंस्ट, उसके साथ इसको लगाना पड़ता है। ये अनकंडीशनल ऑर्डर होता है एक्सपोर्टर की तरफ से बैंक को टू पे द मनी। इट हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ द टाइटल, यानी कि जब आपने अनकंडीशनल ऑर्डर दिया है, बैंक को दिया है, तो डॉक्यूमेंट दे रहे हो, तो आप कह रहे हैं कि भाई मैंने माल शिप कर दिया है और इसका जो टाइटल है ये आप बायर को ट्रांसफर कर सकते हैं, पर मिनी पेमेंट देके आप कर सकते हैं। और ये भी डिसाइड करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस स्टेज तक किस पार्टी की है, तो इनको टर्म्स के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि किस पॉइंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की शिफ्ट हो रही है सेलर से। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज ही इसमें हेल्प करता है। इट हेल्प्स फाइनली इन द रिलीज ऑफ द फंड्स टू द एक्सपोर्टर। तो एलसी के अगेंस्ट जो पेमेंट होनी है वो इसके बिना नहीं हो सकती। बैंक इस अनकंडीशनल ऑर्डर के बिना ये काम नहीं कर सकता। इट मे कंटेन पेमेंट इंस्ट्रक्शंस कि आपको पेमेंट जो आप इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, या ट्रांसमिटर लेटर, इसके बारे में आप डिटेल इसमें डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का अगर हम कंक्लूजन समझने की कोशिश करें, जो हमने आज बातें समझी हैं, कि ये बात समझनी की जो ये 13 डॉक्यूमेंट्स हैं, हर एक्सपोर्टर को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और जो टिपिकल एक्सपोर्ट प्रोसेस होता है इसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, पर ये जो 13 डॉक्यूमेंट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो डिफरेंट टाइप की अथॉरिटीज को दिए जाते हैं। जनरली बायर भी मांगता है, लोकल गवर्नमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कस्टम्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, सेंट्रल बैंक की रिक्वायरमेंट हो सकती है, और पोर्ट ट्रस्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो अलग अलग अथॉरिटीज हैं, इंटरमीडियरीज हैं, जिनके लिए ये सारे डॉक्यूमेंट जनरेट होते हैं। इनके बारे में हर एक्सपोर्टर को नॉलेज होनी जरूरी है। और सारे जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं सारे के सारे बायर के लिए नहीं होते हैं। जैसे एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन, बायर को कोई इससे मतलब नहीं होता। इनलैंड बिल ऑफ लेडिंग भी जनरली बायर नहीं मांगता है। तो काफी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसमें रिक्वायरमेंट बायर की नहीं होती है। पर जो मेन कमर्शियल डॉक्यूमेंट है, जैसे कमर्शियल इनवॉइस है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताया नहीं है, क्योंकि पॉलिसी डिपेंड करता है कि आप का क्या नेगोशिएशन हुआ है बायर के साथ, इसलिए मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में इसमें 13 डॉक्यूमेंट में इंक्लूड नहीं किया है। तो बायर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिपेंड करती है कि इन डॉक्यूमेंट्स में से जो उसके मतलब का सामान होता है वो उसको मांगेगा। और हमें ये भी मालूम पड़ा कि जो बिल ऑफ लेडिंग होता है ये एयरवे बिल से डिफरेंट होता है, क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट अलग होती है। सी से शिपमेंट करना और एयर से शिपमेंट करने में फर्क होता है। तो मैंने डिफिकल्टीज बताई हैं और दोनों में डिफरेंस भी बताया आपको। और फाइनली डेंजरस गुड्स के लिए स्पेशली आपको डिक्लेयर करना होता है, इसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, डेंजरस गुड्स डॉक्यूमेंट या फॉर्म बोलते हैं उसको, जो IATA या IMO की रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें स्पेशल पैकिंग के बारे में भी आपको डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो मेरा पर्पस था वो ये था कि आपको मैं इन 13 डॉक्यूमेंट्स के बारे में फुल्ली अवेयर कर दूं कि आपको इनके बारे में तो नॉलेज होनी ही चाहिए। अगर आपको इस पूरे प्रक्रम जो एक्सपोर्ट का होता है, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रोसीजर होता है, इसके बारे में कंप्लीट अगर आपको नॉलेज चाहिए, तो मेरा फुल फ्लैज एक कंप्लीट कोर्स है उडमी पे, जिसका टाइटल है ऑल एक्सपोर्ट्स डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर विच इज वैलिड फॉर ऑल एक्सपोर्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर कंट्री के लिए वैलिड है। तो ये वाला जो कोर्स है ये इंग्लिश लैंग्वेज में है और उडमी पे ये बेस्ट सेलर कैटेगरी में आता है। तो मैंने इस कोर्स का लिंक दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर के बारे में अगर नॉलेज चाहिए तो आप ये कोर्स एनरोल कर सकते हैं उडमी पे। तो फाइनली फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी इस वीडियो को लाइक किया है तो उसको मार्क करें और अपने कमेंट जरूर दें। और अगर मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल का बटन जरूर दबाएं। उसका बेनिफिट ये होगा कि बेल के बटन दबाने से क्या होगा कि मैं इस तरह की और भी आगे फ्यूचर में बहुत सारी वीडियोस लेके आता रहूंगा, और पहले भी मेरी काफी वीडियोस हैं, तो उनकी नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू।